हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं क्लास 8 से लेकर के 10 तक सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के एक एक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ ही साथ बिहार बोर्ड +2 का एक एक लेसन का एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश ग्रामर का एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड ज्योग्राफी लेसन। ज्योग्राफी लेसन, ये मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ज्योग्राफी लेसन आपकी पोइट्री का नाम है, आपकी पोयम का नाम है, जिसको लिखा है जुल्फिकार घोष ने। ठीक है दोस्तों, जुल्फिकार घोष की लिखी हुई कविता ज्योग्राफी लेसन। जुल्फिकार घोष का जन्म 13 मार्च 1935 को हुआ था सियालकोट में। सियालकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन ये स्वतंत्र भारत में जन्म लिए थे, इसलिए इनका जन्म भारत में ही माना जाएगा। और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1979 को हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा 1979, 4 अप्रैल 1979 एंड डाइड, जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी। और डेट ऑफ बर्थ इनका था 13 मार्च 1935। 85 ईयर्स ये रहे। इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, कील यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से इन्होंने बीए किया था। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो द लॉस ऑफ इंडिया 1964, जेट फ्रॉम ऑरेंज 1967। कुल मिलाकर के इनकी कविताओं पर इस बात की छवि आपको, इस बात का प्रभाव आपको दिखाई देगा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था, ऐसा मेरा मानना है, जो इनकी कविताओं में साफ तौर पर दिखाई देता है। यह जो वर्तमान पोएट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन, यह भी कुछ उसी प्रकार की कविता है जुल्फिकार घोष की। देखिए क्या लिखते हैं पोएट। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it curled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. ये गौर करने वाली बात है। कहते हैं when the jet sprang into the sky, जब जेट स्काई की तरफ बढ़ता है, यानी जहाज जब हवा में उछलता है आकाश की तरफ, it was clear why the city had developed the way it had. तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शहर जिस तरह से बना हुआ है। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है हवाई जहाज, तो वहां से शहर की संरचना जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, और कभी कहते हैं कि यह भी तय हो जाता है कि इसकी संरचना कैसी है और किस तरह से इसको बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कभी कि नगरों को कोई व्यक्ति नहीं बसा सकता है, वह आवश्यकता अनुसार स्वयं ही बसता है। और जो जरूरत की चीजें होती है वो शहर में एक जगह से दूसरी जगह लोग स्वयं ही स्थापित करते हैं, और उस आधार पर शहर की संरचना जो है वह बदलती चली जाती है। कहते हैं seeing it scaled 6 inches to the mile, वह 6 इंच से मील तक पहुंच गया, यानी 1 मील की ऊंचाई तक वो पहुंच गया है। There seemed an inevitability, अब यहां से
ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन पर क्या अनिवार्यता थी, यानी कि क्या अनिवार्य था, क्या होना जरूरी था, ये अब दिखाई दे रहा है कवि को हवाई जहाज में ऊपर से। जब कुछ माइल की ऊंचाई पर कवि जाता है, उसको अपना शहर दिखाई दे रहा है, उसकी संरचना दिखाई दे रही है और वहां की अनिवार्यता भी उसको दिखाई दे रही है। बट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पैज़र्ड, जो बेतरतीब, अनियोजित और बिना किसी शैली के लग रहा है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट sprang into the sky। अब ऐसा लग रहा है कि इसको बसाने में किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं किया गया है। ये जो है वो बेतरतीब है, यानी कि बिना किसी तरकीब के अनियोजित तरीके से इसको बनाया गया है जब हवाई जहाज आकाश में उछला। यानी कि पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि जब हवाई जहाज हवा में कुछ ऊंचाई तक जाता है, कुछ माइल की ऊंचाई तक जाता है, तो कवि को अपना नगर दिखाई देता है, उसकी संरचना दिखाई देती है जो बिल्कुल उसकी समझ में आ जाता है, और वह कहता है कि इसको अनप्लान्ड तरीके से बनाया गया, इसके लिए किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की, इसका कोई अपना स्टाइल नहीं है, लेकिन यह बहुत ही खूबसूरती से बसाया हुआ है आवश्यकताओं के आधार पर, अनिवार्यताओं के आधार पर जो वह देख पा रहा है। क्योंकि वह कुछ माइल की ऊंचाई पर है, इसलिए वह सिर्फ अपने नगर को, अपने शहर को देख पा रहा है। अब कहते हैं when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। अब जो जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। अब जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और अब कवि को सिर्फ अपना शहर नहीं बल्कि उसका पूरा देश दिखाई दे रहा है। और अब जब उसको पूरा देश दिखाई दे रहा है तो वह उसकी नजर में यह स्पष्ट हो गया कि देश में ऐसे शहर क्यों हैं जहां नदियां दौड़ रही हैं और घाटियों की आबादी क्यों है, नदियों और घाटियों पर लोग क्यों हैं, पृथ्वी और पानी जो है वो मनुष्य को आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, 10,000 फीट की ऊंचाई से कवि को अपना पूरा नगर जो है वो दिखाई दे रहा है, सॉरी पूरा देश दिखाई दे रहा है, और अब उसको पूरे देश की संरचना समझ में आ रही है कि जो नगर बसा हुआ है वो किस आधार पर बसा हुआ है। इसका जो ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, और भूगोल का मतलब होता है भू यानी धरती, और गोल मतलब जो गोल है। तो कुछ ऊंचाई से सिर्फ शहर दिखाई देता था, अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है तो उसको पूरा देश दिखाई दे रहा है, और देश की संरचना दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से नदियों के किनारे बसा हुआ नगर नगर है, और किस प्रकार से लोग घाटियों में बसे हुए हैं, किस प्रकार से जो है जमीन और पानी लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि अब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। देखिए, अगर हम सबसे पुरानी सभ्यताओं की तरफ जाएं तो दुनिया में 4 सभ्यता एक साथ विकसित, लगभग एक साथ विकसित हुई थी। उसमें सबसे प्राचीनतम सभ्यता में हमारी भी एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि नगर जो बसते थे वो कहाँ बसते थे, तो नदियों के किनारे बसते थे, क्योंकि वहां से उनको बहुत सारी चीजों की आपूर्ति हो जाती थी। उनको मवेशी के लिए जल मिल जाता था, कृषि के लिए जल मिल जाता था, जीवन यापन के लिए जल मिल जाता था, और जो मिट्टी के मकान बनाते थे तो मिट्टी के मकान बनाने के लिए भी उनको जल की आवश्यकता होती थी। तो ये सारे लॉजिक जो है वो कवि को समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब आकर्षित करते हैं, क्योंकि कवि कितनी ऊंचाई पर है, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, और वह अपने देश को देख रहा है, इसकी खूबसूरती को, इसकी संरचना को देख रहा है। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। When the jet rose 6 miles high, it was clear that the earth was round, and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill. From the height, it was not clear what. अब थर्ड स्टेंजा में कवि, मैंने पहले ही कहा था कि कवि के जेहन में अभी भी जो विभाजन हुआ है भारत और पाकिस्तान का, वो उसके जेहन में है, और उसका गहरा प्रभाव पड़ा है कवि के मस्तिष्क पर, कवि के हृदय में, जिसकी झलक आपको प्रत्येक
लगभग लगभग पोएट्री में दिखाई देती है। तो कवि कहता है कि अब जो है, जो 6 माइल्स अवे, अब वो 6000 माइल की ऊंचाई पर है और वहां से अब वो पूरी धरती को देख सकता है। अब उसको समझ में आ रहा है कि धरती गोल क्यों है। यह स्पष्ट हो गया कवि के मन में कि धरती गोल क्यों है। और यह भी कवि जान गया एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, यह भी उसने देख लिया कि धरती पर भूभाग से ज्यादा जल है, यानी समुद्र है। तो ये सब बातें कवि को समझ में आ गई। 1/3 भूमि है जबकि 3 भाग में जल है, समुद्र है। और कवि को ये सब बातें बिल्कुल समझ में आ गई, यानी भूगोल जो है यह समझ में आ गया। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है कवि के लिए, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो धरती पर लोग हैं वो, उनके पास एक दूसरे से घृणा करने की क्या वजह है, वो एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, वो एक शहर से दूसरे शहर के बीच दीवार क्यों बनाते हैं। एंड टू किल, और एक दूसरे की हत्या क्यों करते हैं, ये समझना कवि के लिए। फ्रॉम दैट हाइट, इस ऊंचाई पर जाने के बाद भी कवि यह नहीं समझ पाया है, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यह कवि के लिए समझ पाना इस ऊंचाई से भी मुश्किल है कि आखिर लोगों ने एक दूसरे के बीच नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष जैसी समस्याएं क्यों बनाकर रखी और एक दूसरे को बांटते क्यों हैं, जबकि प्रकृति ने, पृथ्वी ने तो एक दूसरे को नहीं बांटा है। और यही चीज जो है कवि को बहुत ज्यादा परेशान करती है। और मैंने पहले भी कहा था कि कवि के मन मस्तिष्क पर विभाजन का गहरा असर पड़ा है। कभी जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद वह हिस्सा सियालकोट जो कि पाकिस्तान में चला गया था, तो वो चीज कवि में झलक में दिखाई देती है। और मैं थोड़ा पीछे लौटता हूँ, आपको एक और रचना कवि की दिखाता हूँ, द लॉस ऑफ इंडिया 1964 में जो उन्होंने लिखा है, यह भी कुछ उसी ओर इंगित करता है। अब ये समझना बहुत आसान है कि कवि ने यह कविता क्यों लिखी है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी कवि को यह समझ में आ गया कि थोड़ी सी ऊंचाई पर गया तो अपने नगर की संरचना समझ में आ गई, अपने शहर की संरचना समझ में आ गई, और ऊंचाई पर गया, 10,000 फीट की ऊंचाई पर गया तो उसे समझ में आ गया कि देश की संरचना कैसी है और कितनी खूबसूरत है, कैसे लोगों को आकर्षित करता है। और जब कभी 6000 माइल की ऊंचाई पर गया तो वहां से वो पूरी धरती की संरचना समझ गया, लेकिन धरती पर बसे हुए लोगों के मस्तिष्क को नहीं समझ पाया कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं, और एक शहर से दूसरे शहर के बीच या एक देश से दूसरे देश के बीच दीवार क्यों खड़ी करते हैं और ये नफरत क्यों फैलाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये सच है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।